माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सुनील कुमार लक्ष्य के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ेंगे बाबू वो क्लॉसियस स्टेटमेंट है। हम लोगों ने केपी स्टेटमेंट पढ़ लिया है, ठीक है। तो केपी स्टेटमेंट पढ़ लिया है तो क्लॉसियस क्या बोलता है प्लस हम लोग, बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये क्लॉसियस की बात। ये जब स्टेटमेंट आपका दुनिया में आया, ठीक है, तभी आपका एसी और फ्रिज का इजाद हुआ। एसी फ्रिज पूरा का पूरा इसी स्टेटमेंट पे आपका काम करता है, ठीक है ना। तो देखिए ये कहता क्या है, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट डिवाइस। ये आपको ऐसा डिवाइस बनाना इम्पॉसिबल है इन अ साइकिल, किसी भी थर्मोडायनेमिक साइकिल में, विल प्रोड्यूस नो इफेक्ट, जो कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा अदर देन ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम कूलर टू हॉटर बॉडी। कहने का मतलब ये एकदम सिंपल सा बात है कि अगर आप कोई दो बॉडी है, एक बॉडी का टेम्परेचर कम है, एक बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, एक कूलर बॉडी और एक हॉटर बॉडी है, तो कूलर बॉडी से हॉटर बॉडी की तरफ आप हीट को ट्रांसफर करिएगा तो कभी भी आपका हीट का ट्रांसफर होगा ही नहीं। वो किसी तरह का कोई वर्क ट्रांसफर, किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस करेगा, है ना। तो ऐसा मशीन बनाना इम्पॉसिबल है। ये किसने बोला? ये आपको क्लॉसियस ने बोला। क्लॉसियस बोले कि दुनिया में ऐसा मशीन आपको बनाना इम्पॉसिबल है, उसका कोई इफेक्ट नहीं, वो कोई उसका सिग्निफिकेंस ही नहीं होगा, जिसमें क्या किया जाएगा कि एक दो बॉडी, एक वो हॉटर बॉडी, एक कूलर बॉडी है, और कूलर बॉडी से हम हीट को ट्रांसफर करें हॉटर बॉडी की तरफ, ठीक है, तो ये कभी हीट का ट्रांसफर होगा ही नहीं। तो ऐसा मशीन बनाना आपका इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल है ही नहीं। तो ये इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने के लिए करना क्या है कि एक एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू उस सिस्टम पे कुछ हमको काम करना होगा, कुछ उसको एनर्जी ऐड करना होगा, कुछ उस पर वर्क करना होगा, जिसके कारण क्या होगा, वो हीट का ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। तो कैसे ये काम करना शुरू करेगा? तो जब ये एग्जिस्टेंस में आया तो यहाँ पे दो चीजें आ गई, एक आपका आ गया रेफ्रिजरेटर और एक आपका आ गया क्या, हीट पंप। तो फिर से स्टेटमेंट कहता है कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए डिवाइस, ऐसा डिवाइस बनाना इम्पॉसिबल है विच ऑपरेटिंग इन अ साइकिल, जो किसी साइकिल थर्मोडायनेमिक साइकिल में ऑपरेट होगा, विल प्रोड्यूस नो इफेक्ट, जो किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस करेगा अदर देन द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम कूलर बॉडी टू हॉटर बॉडी। हॉटर बॉडी से कूलर बॉडी की तरफ अगर हम हीट को ट्रांसफर करेंगे तो ये किसी तरह का कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा, है ना। ऐसा मशीन बनाना आपको क्या है, इम्पॉसिबल है। तो इसके लिए क्या किया गया, हीट कांट फ्लो इटसेल्फ, हीट खुद से फ्लो नहीं होगा फ्रॉम ए बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ आपका हीट का फ्लो नहीं होगा टू ए बॉडी एट हायर टेम्परेचर। सम वर्क मस्ट एडेड टू अचीव दिस। इस सिस्टम को अचीव करने के लिए, इस तरह के वर्क को अचीव करने के लिए, इस तरह के फंडे को अचीव करने के लिए आपको सिस्टम पे कुछ वर्क करना होगा, जिसके बाद आपका ये क्या होगा, ये ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा, है ना। तो ये है क्या, तो ये आपका क्लॉसियस का स्टेटमेंट है। और ये क्लॉसियस के स्टेटमेंट के बाद आपका दो चीज का सिग्निफिकेंस आ गया। पहला आपका रेफ्रिजरेटर, जो आपका घर में फ्रिज वगैरह या रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल करते हैं, बेसिकली उसका काम क्या है, ठंडा रखना। अननेसेसरी अमाउंट ऑफ हीट को वहां से क्या कर देता है, वो रिमूव कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा क्या, देखो स्टेटमेंट क्या बोलता है, रेफ्रिजरेटर का डिवाइस ऑपरेटिंग इन अ साइकिल, ये भी थर्मोडायनेमिक साइकिल में ऑपरेट किया जाता है, मेंटेन ए बॉडी एट ए टेम्परेचर, किसी भी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करेगा लोअर देन द क्या, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। सराउंडिंग के टेम्परेचर से सिस्टम का जो टेम्परेचर होगा उसको वो क्या करेगा, मेंटेन करेगा। हमेशा सराउंडिंग का टेम्परेचर आपका ज्यादा होगा और सिस्टम का टेम्परेचर आपका क्या होगा, कम होगा। जैसे आप घर में एसी लगाते हैं तो जिस रूम में, जिस कमरे में आपका एसी लगा हुआ है, जिस हॉल में एसी लगा हुआ है, तो वहां का टेम्परेचर क्या होगा, मिनिमम होगा, और बाहर का टेम्परेचर आपका क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो रेफ्रिजरेटर का यही काम है कि कहीं भी जो हीट है, अनएसेंशियल हीट, ठीक है, जो आपकी बॉडी के कंफर्टनेस के अनुसार नहीं है, उस टेम्परेचर पे आपका बॉडी कंफर्टेबल नहीं है, तो वो कंफर्टेबिलिटी के लिए आपको क्या करेंगे, फैन चलाएंगे या एसी चलाते हैं, ठीक है। तो एसी का सिंपल काम यह है कि वो अंदर के सिस्टम के टेम्परेचर को वो क्या करेगा, मेंटेन करेगा, जिसमें आपका सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, वो ज्यादा होना चाहिए, लेकिन जहां के टेम्परेचर को मेंटेन किए हुए है वहां का टेम्परेचर आपका क्या होगा, कम होगा, है ना। तो रेफ्रिजरेटर का ये आपका ये कैसे काम करता है, इसका एक ब्लॉक डायग्राम है, जिसको थ्रू हम समझते हैं। तो इसमें बेसिकली किसी भी रेफ्रिजरेटर या एसी में चार डिवाइस मेन होता है, मेन चार कंपोनेंट होता है, और उसमें भी सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो कंप्रेसर है। ये कंप्रेसर को आपको रेफ्रिजरेटर का या एसी का आपका हार्ट बोला जाता है। ये खराब, सिस्टम बंद,
है ना। तो जो आपको एसी या फ्रिज में दिखता होगा, जो बाहर में गोल रहता है, ठीक है, जो गोल आपका मुंडी के टाइप पेंटेड किया हुआ रहता है, यही जनरली खराब होता है, ये कंप्रेसर ही खराब होता है। तो ये काम कैसे करेगा, देखो ये इवापोरेटर है, तो इवापोरेटर में क्या होगा, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम रहता है, माइनस पे रहता है, ठीक है। ये आपका कंडेंसर है, ये एक्सपैंडर है, और ये आपका क्या है, कंप्रेसर है। तो होगा क्या कि मान लो कि ये कोई आपका एक बॉडी है, इस बॉडी को आपको क्या करना है, इसके टेम्परेचर को मेंटेन करना है। तो क्या करेंगे, इसके टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए यहाँ से हीट को हम लोग क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। तो हीट को रिमूव करेंगे, घर में आपका एसी लगा हुआ है, तो यहाँ का हीट आपका ज्यादा है, और यहाँ पे जो एसी का हीट है, यहाँ पे हीट लैटेंट हीट जो है बहुत कम है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से हीट को रिमूव करेगा, ये यहाँ से हीट को रिमूव करेगा कमरे में, ये मान लीजिए कि ये कमरा है, यहाँ से हीट को रिमूव किया, और सेम रेट से इसमें क्या करेगा, ये हीट जाके एंटर कर जाएगा। जब ये हीट यहाँ पे एंटर कर जाएगा, तो ये रेफ्रिजरेंट अंदर में रहता है, ये रेफ्रिजरेंट अंदर में रहता है, जो बेसिकली क्या होगा, लिक्विड के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। कभी भी अगर ये लिक्विड के फॉर्म में आएगा, तो ये अंदर ये सिस्टम में जाएगा, तो ये कंप्रेसर को खराब कर देगा। ये बेसिकली आपको वेपर के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या होगा, यहाँ का हीट और यहाँ का हीट मिलकर हीट लीकेज करना शुरू कर देगा। यहाँ का टेम्परेचर कुछ और होगा, यहाँ का टेम्परेचर कुछ और होगा, तो टेम्परेचर डिफरेंस आएगा। ये सिस्टम का टेम्परेचर यहाँ का कुछ और, यहाँ का कुछ और, तो ये टेम्परेचर डिफरेंस आएगा, तो दोनों के बीच में क्या होगा, हीट लीकेज शुरू होना हो जाएगा। तो ये अंदर का जो गैस है, ये अंदर का गैस आपका वेपर में चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो वेपर में चेंज होना शुरू हुआ है, ये सीधे जाएगा आपका कंप्रेसर में, और कंप्रेसर ये ऑन है। कंप्रेसर को मैंने पावर देके, ये कंप्रेसर को ऑन कर दिया है, स्विच देके पावर देके मैंने इसको वर्क में ला दिया है, कंप्रेसर आपका काम करना शुरू कर दिया। जैसे यहाँ से ये गैस निकला, ये कंप्रेसर में जाएगा। कंप्रेसर में अलग अलग ट्यूब सेक्शंस बनाया रहता है, ये गैस को आने के लिए अलग और इसको जाने के लिए अलग, ये गैस का सेक्शन अलग इसमें भेजने के लिए, ठीक है, और इसमें अलग से इसको पावर सप्लाई करने के लिए, इसमें मेन पावर सप्लाई करने के लिए इसमें इसके जो पावर सप्लाई सिस्टम है वो उसमें दिया हुआ रहता है। तो जब यहाँ से ये गैस निकला, ये कंप्रेसर में गया, तो जब ये कंप्रेसर में जाएगा, तो ये यहाँ का जो तुम्हारा प्रेशर टेम्परेचर घटा हुआ है, ये कंप्रेसर में जाते के साथ वो फ्लूइड का जो रेफ्रिजरेंट है, रेफ्रिजरेंट बेसिकली कहने का मतलब तुम्हारा क्या होगा कि वैसा सब्सटेंस जो बेसिकली आपका कूलिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसका टेम्परेचर प्रेशर बढ़ा देगा, कंप्रेस कर देगा, और फिर उसको कहां भेज देगा, कंडेंसर में, ठीक है। तो कंडेंसर में जाएगा तो उसका प्रेशर टेम्परेचर क्या हो जाता है, घट जाता है, और जैसे ही वो घटेगा तो कुछ यहाँ से हीट जो होगा वो रिलीज होना शुरू हो जाता है, ये बाहर निकलना शुरू कर देगा, ठीक है। जब ये बाहर निकलना शुरू कर देगा, ठीक है, तो जब ये बाहर निकलना शुरू किया, तो ये फिर जो हीट है, जो आपका घटा हुआ टेम्परेचर प्रेशर वाला, फिर जाके ये कंडेंसर पे जाके क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा, वो जो आपका वेपर है, वो जो जिसका प्रेशर टेम्परेचर घट गया, वो यहाँ पे जाके एक्सपेंडर के ऊपर टकराएगा, और एक्सपेंडर के ब्लेड को घुमाएगा, और वो कंटिन्यूअसली रन करते रहता है, जिसको तुम लोग देखता है कि बाहर में जो बड़ा वाला एग्जॉस्टर लगा रहता है, वो हमेशा ऐसे ऐसे घूमता रहेगा, वही आपका क्या रहता है, एक्सपेंडर रहता है। और जहां से आपका पानी टप 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 पाइप जहां लगा रहता है, आप लोग एसी में देखे होंगे, पानी निकलने के लिए जो एक डक्ट बनाया है, पाइप लगाया रहता है, वहां से हमेशा जैसे एसी ऑन करिएगा, वहां से हमेशा पानी गिरते रहेगा, ठीक है। तो वही आपका कंडेंसर होता है, और जैसे जैसे वो पुराना होता चला जाता है, यहाँ रेट ऑफ फ्लो जो वाटर है वो बढ़ता चला जाता है, ठीक है। और ये जो इवापोरेटर है, इवापोरेटर इस पूरे सिस्टम का सबसे कूलर फेज है, चिलर फेज है ये। जैसे अब पूछा जाए कि फ्रिज में कूलिंग कहां से स्टार्ट होता है, तो ऊपर से स्टार्ट होता है। जैसे तुम लोग फ्रीजर बोलता है, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स मार्केट से खरीद के लाए, कोई ऐसा चीज खरीद के लाए जिसको तुमको बहुत जल्दी ठंडा करके आपको पीना है, तो क्या करता है, ढक्कन खोल के उसको फ्रीजर में डाल देते हैं, ठीक है। तो फ्रीजर में जाते तो वहां पे टेम्परेचर क्या है, बहुत मिनिमम है, ठीक है। वहां पे माइनस में टेम्परेचर है आपका, जो फटाक से उसको क्या कर देता है, ठंडा कर देता है, और ठंडा करने के बाद फिर आपको जो इस्तेमाल करना है इस्तेमाल कर लेते हैं। तो फिर से इस फंक्शन को समझिए, यहाँ से ये यहाँ पे आपका हीट लीकेज होना शुरू हुआ, यहाँ का टेम्परेचर कुछ और, यहाँ का टेम्परेचर कुछ और, यहाँ पे जैसे हीट लीकेज होना शुरू होगा, तो ये आपका जो है, ये आपका वेपर में चेंज होना शुरू हो जाएगा, है ना, ये वेपर में चेंज होना शुरू हो जाएगा। और ये वेपर में जब ये रेफ्रिजरेंट का प्रॉपर्टी है, तो उस हीट पे ये आपका ये वेपर में चेंज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये अलग अलग तरह का रेफ्रिजरेंट होता है, हम अपने आवश्यकता के अनुसार हम लोग उसका इस्तेमाल करेंगे, डिटेल में भी नहीं पढ़ेगा हम इसको। ये रेफ्रिजरेंट एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम आपको पढ़ना है 6th सेमेस्टर में आरएससी में। तो यहाँ पे जब हम इसको लेके इंटर कराए, तो ये कंप्रेसर में गया, कंप्रेसर में जाने के बाद यहाँ पे इसका टेम्परेचर प्रेशर बढ़ा देगा, और फिर यहाँ से कहाँ जाएगा, कंडेंसर में जाएगा। कंडेंसर में जाते के साथ उसका प्रेशर टेम्परेचर क्या हो जाएगा, घट जाता है, और ये यहाँ से फिर ये हीट रिलीज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। फिर आपका यहाँ से जो अमाउंट है हीट का, जो आपका फ्लूइड का अमाउंट है, जो वेपर का अमाउंट है, यहाँ पे जाके एक्सपेंडर के ऊपर, ये जो जिसमें मॉइस्चर नहीं होता है, ये जाके यहाँ पे टकराता है एक्सपेंडर के ऊपर। एक छोटा सा टरबाइन का ब्लेड रहता है,
पंखी रहता है, ठीक है, वो ब्लेड घूमना शुरू करता है, वो आपका पंखा घूमना शुरू करता है, वो उस पर जाकर टकराएगा और ये हमेशा ऐसे 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 टर्न करना शुरू करेगा और ये यहाँ से ये हवा को खींचता रहेगा और ये अंदर का जो फेज है, अंदर का फेज जो इसको भी कूल करता रहेगा। जैसे आप लोग एसी में देखे, विंडो एसी में क्या जो अंदर में पोर्शन रहता है, ये ऐसे ऐसे कटिंग किया रहता है। तो यही जो काम है ना, यही क्या करता है, हवा को खींचता है और हवा को खींचा तो ये अंदर में क्या लीकेज करना क्रिएट करना शुरू करेगा, फिर वो कंप्रेसर उसको कंप्रेस करेगा, कंप्रेसर ऑन रहेगा। जब तक ये कंप्रेसर नहीं ऑन होगा तब तक ये कोई फंक्शन नहीं करेगा, किसी का कोई फंक्शन नहीं होगा, सब रुक जाएगा। और ये कंप्रेसर ही आपका क्या है, इस सिस्टम का हार्ट है। तो यहाँ से फिर ये क्या करेगा, वहां से खींचा और ये हवा को खींचा, फिर कंडेंसर में ये जो इवापोरेटर है उसको भेजा आपका कंप्रेसर में, और कंप्रेसर से फिर ये कहाँ गया, कंडेंसर में गया और ये एक्सपेंडर में गया और ये फिर आपका ये प्रोसेस जो है ये कंटिन्यूअसली ये प्रोसेस आपका रिपीट, इवापोरेटर फिर कंप्रेसर कंडेंसर और फिर आपका कहाँ एक्सपेंडर, ये आपका ये साइक्लिक प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, तो ये है क्या, तो ये देख लो किस तरह से काम कर रहा है आपका, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, हम लोग जो साइक्लिक प्रोसेस है मेरा, हम लोग इस तरीके से जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका ये इस तरीके से जा रहा है। उस वाले में देखो हीट इंजन वाले में हम लोग ऐसे जा रहे थे। ठीक है, तो जो तुम्हारा इस डायरेक्शन में जाएगा उस डिवाइस को बोला जाता है पावर एब्जॉर्बिंग डिवाइस। इसको पावर दिया जाता है जो आपका सीसी काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काम करेगा। जो डिवाइस आपका काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काम करेगा, है ना, जिसका साइक्लिक ऑपरेशन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। और एक आपका होगा जैसे हीट इंजन वाले में देखो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया था CW में, तो ये पावर डिलीवरी डिवाइस, ये पावर डिलीवरी डिवाइस, ये पावर देता है ना। तो अब यहाँ पे देख लीजिए ये तो इसका ब्लॉक डायग्राम था। अब इसको स्कीमेटिक डायग्राम से समझते हैं, सिंपल सा है। ये आपका ये क्या है, ये सोर्स है, सोर्स ये साइकिल में गया हीट सप्लाई, वो साइकिल आपका काम करना शुरू किया, फिर सिंक से ये वेस्ट होना शुरू हो गया, ये साइकिल आपका काम करना शुरू कर देगा। जिसमें ये क्या है, ये TL इज लेस देन क्या होगा, TH, हमेशा लोअर टेम्परेचर कम होगा और हायर टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा। अब यहाँ पे जो आपका रेफ्रिजरेटर और हीट पंप है, जैसे हम लोग हीट इंजन में इफिशियंसी वगैरह कैलकुलेट करते थे, उसी प्रकार से अब इसके परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे इफिशियंसी का बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग परफॉर्मेंस का बात करेंगे, जिसको हम लोग COP बोलते हैं, या इसी का दूसरा नाम है EPR, एनर्जी परफॉर्मेंस रेशियो, है ना। तो ये COP होता क्या है, तो आपको रेफ्रिजरेटर में मेन चीज क्या है, रेफ्रिजरेटर में आपको चाहिए कूलिंग, रेफ्रिजरेटर में आपको चाहिए कूलिंग। तो कूलिंग आपका कूलिंग कहने का मतलब जहां का टेम्परेचर मिनिमम होगा, तो जहां का टेम्परेचर मिनिमम होगा तो आपको इस सेक्शन से लेना देना है, यहीं का टेम्परेचर मिनिमम है, क्यों यही ना मिनिमम है, तो इस सेक्शन से लेना देना होगा। इसी सेक्शन में आपका कूलिंग होगा पूरा का पूरा। ये देखो Q और ये Q का अमाउंट कम है और Q1 का अमाउंट क्या है, ये ज्यादा है, ये कम अमाउंट वाला हीट है और ये ज्यादा अमाउंट वाला हीट है। तो रेफ्रिजरेटर में आपको क्या चाहिए, रेफ्रिजरेटर में तो आपको चाहिए कूलिंग। तो कूलिंग में क्या चाहिए, जिसमें आपको हीट का अमाउंट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो अब ये COP निकालते कैसे हैं, तो COP का फॉर्मूला होता है, COP है क्या, तो COP को हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं। देखो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, जिसको इन शॉर्ट में बोला जाता है COP। ओके, COP या इसी का एक और नाम है एनर्जी परफॉर्मेंस रेशियो, इसको हम बोलते हैं EPR। ठीक है, तो COP बराबर होता क्या है, डिजायर इफेक्ट बाय W added
निकालेंगे, है ना। डिजायर इफेक्ट आपको क्या है, कूलिंग चाहिए ना, तो कूलिंग चाहिए तो भाई रेफ्रिजरेटर से आपको कूलिंग चाहिए, तो रेफ्रिजरेटर में आपका डिजायर इफेक्ट कूलिंग होगा, है ना। तो यहां पे अगर हम बात करें फॉर रेफ्रिजरेटर की अगर बात किया जाए तो इसका सीओपी अगर आप निकालेंगे तो डिजायर इफेक्ट बाय डब्ल्यू एडेड, कितना वर्क ऐड हुआ, ठीक है। तो डब्ल्यू एडेड, ये सिंपली डिजायर इफेक्ट आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, कूलिंग चाहिए Q2, ठीक है। डब्ल्यू एडेड कितना वर्क ऐड हुआ, तो डब्ल्यू एडेड का वैल्यू यहां से निकालेंगे या डब्ल्यू सप्लाई का, तो जितना हमने हीट सप्लाई किया था Q1 माइनस ये क्या हो जाएगा Q2, जो ज्यादा हीट का अमाउंट माइनस कम हीट का अमाउंट, तो दोनों को हम लोग माइनस कर देंगे तो हमको कितना पता चल जाएगा, तो हमने वर्क ऐड किया वो हमको पता चल जाएगा। यहां से आपका सिंपली क्या हो जाएगा Q1 माइनस Q2, है ना। तो ये आपका COP इज इक्वल टू आप यहां से निकालेंगे तो ये निकल के आएगा Q2 बाई Q1 माइनस Q2, या टेम्परेचर के टर्म में चलोगे तो T2 बाई T1 माइनस T2, या इसी को अगर आप लिखें TL बाई TH माइनस TA, या इसी को आप लिखें T मीन बाई डेल्टा, है ना। तो आप लोग ऐसे याद रखेंगे, आप लोग T मीन करके याद रखेंगे, कारण कि ये किसके लिए है, रेफ्रिजरेटर, ये रेफ्रिजरेटर, है ना। टी मीन करेगा आप कि रेफ्रिजरेटर में आपको मिनिमम टेम्परेचर पे ही बात करना है ना। इसका जस्ट बैक में जाएंगे तो आपका आएगा इसके बाद जब हम जाएंगे तो आएगा आपका हीट पंप, तो हीट पंप में आपको हीटिंग चाहिए, तो हीटिंग वाला सेक्शन आपका कौन सा होगा, हीटिंग वाला सेक्शन आपका ये होगा, यहाँ पे ज्यादा टेम्परेचर है, और कूलिंग वाला सेक्शन आपका कौन सा होगा, जहाँ पे आपका कम टेम्परेचर है, तो हीटिंग वाले में जाएंगे तो ये TH हो जाएगा, और कूलिंग वाले में जाएंगे तो TL हो जाएगा, यहाँ पे हीट का बात करोगे तो Q1 हो जाएगा, और यहाँ पे हीट का बात करोगे तो Q2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि मेरा हीट पंप क्या है और वो कैसे काम करता है और उसका क्या परफॉर्मेंस है। अब हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है हीट पंप पे बात करेंगे बाबू, ठीक है। ये आपका रेफ्रिजरेटर का जस्ट उल्टा है, ठीक है। रेफ्रिजरेटर में क्या था, रेफ्रिजरेटर में हम लोगों ने देखा था कि आपका सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा हो जाता था और जो आपका सिस्टम है, बॉडी है, उसका टेम्परेचर आपका कम हो जाता था, ठीक है। जहाँ पे इफेक्टिव चीज आपका ये वाला था, ये Q2 और TL। जब हम लोग बात करेंगे हीट पंप का तो उसके लिए इफेक्टिव आपका ये ऊपर वाला हो जाएगा, सोर्स वाला हो जाएगा, जहाँ पे टेम्परेचर आपका क्या होगा, मैक्सिमम होगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि यहाँ पे सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा कम होना चाहिए और ये सोर्स का, सिस्टम का टेम्परेचर आपका क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। मतलब कहने का ये हुआ कि सराउंडिंग से टेम्परेचर को एक्सट्रैक्ट करके, हीट को एक्सट्रैक्ट करके सिस्टम में भेजेगा और सिस्टम को क्या करेगा, हीटअप करेगा, बूस्टअप करेगा, उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा। ये आपका क्या है, ये हीट पंप है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा गाड़ी में AC वगैरह, ठीक है। तो AC जब आपका गर्मी का टाइम आता है तो आप लोग AC ऑन कर देते हैं, घुमा देते हैं नोट को। जब आपको ठंडा का टाइम आता है तो ऐसा थोड़ी ना करते हैं कि आप उस AC को खोल के वहां से तोड़ता है उसको हटा के फिर उसके लिए दूसरा जगह आप दूसरा सामान इंस्टॉल करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं आप लोग। ये एक नोब होता है, नोब को जैसे ही टर्न कराइएगा तो एज ए कूलर और एज ए हीटर दोनों काम करने लगता है, ठीक है। सिर्फ साइकिल चेंज हो जाता है, साइकिल चेंज हो जाएगा तो एज ए हीटर एज ए कूलर दोनों काम करना शुरू कर देता है। तो रेफ्रिजरेटर में क्या था कि रेफ्रिजरेटर में आपका सिस्टम का टेम्परेचर कम था और सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या था, ज्यादा था, ये कंडीशन है। लेकिन आप हीट पंप पे बात करोगे तो हीट पंप में क्या हो जाएगा कि जो तुम्हारा जहां पे डिजायर प्लेस है, जहां पे आपको चाहिए सिस्टम का, उसका टेम्परेचर आपका क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा और सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और वो सराउंडिंग के टेम्परेचर को एक्सट्रैक्ट करके, हीट को एक्सट्रैक्ट करके कैसे ज्यादा होगा, तो सराउंडिंग से टेम्परेचर को एक्सट्रैक्ट करके, हीट को एक्सट्रैक्ट करके सिस्टम को ये क्या करेगा, हीटअप करेगा, गर्म करेगा, है ना। तो जनरली ठंड वगैरह के टाइम में क्या होता है, ठंड वगैरह के टाइम में आपको रूम में ब्लोअर वगैरह चलता है,
ठीक है, या गाड़ी में आप सफर कर रहे हैं तो गाड़ी में क्या करते हैं, आपको टेम्परेचर मिनिमाइज हो गया तो आप एसी को ऑन करते हैं तो उल्टा 180 डिग्री से टर्न करा देते हैं तो एज ए ब्लोअर की तरह काम करने लगता है। तो क्या करेगा, बाहर से जो हीट है उसको एक्सट्रैक्ट करेगा, टेम्परेचर को, हीट को एक्सट्रैक्ट करके सिस्टम के टेम्परेचर को क्या कर देता है, इंप्रूव कर देता है, बढ़ा देता है, और आपके ह्यूमन बींग्स के कंफर्टनेस के अनुसार वो उस टेम्परेचर को मेंटेन कर देता है। एसी और ब्लोअर का काम यही है कि जो आपका बॉडी का टेम्परेचर है ना, उस बॉडी के टेम्परेचर को आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो क्या करेगा, एडजस्ट कर लेता है। ठीक है, ठंड के टाइम में आपको क्या चाहिए, गर्मी, गर्मी के टाइम में आपको क्या चाहिए, ठंड, है ना। तो आप अपने टेम्परेचर मोड के हिसाब से, जितना पे आपको एसी में चलाना है, जितना पे आप ब्लोअर को चलाना है, उस मोड ऑफ टेम्परेचर पे आप टेम्परेचर को सेट करके आप अपने बॉडी के कंफर्टनेस के अनुसार उस टेम्परेचर को सेट कर देते हैं, है ना। तो वो आपका पूरा फंक्शन करने लगता है। तो हीट पंप क्या है, तो हीट पंप है एक ऐसा आपका थर्मोडायनेमिक डिवाइस है जो सिंपली आपका करता क्या है कि ये सिस्टम के टेम्परेचर को इंप्रूव कर देता है, इनहांस कर देता है। कैसे इनहांस कर देता है, जो आपका सराउंडिंग का टेम्परेचर, उस सराउंडिंग के टेम्परेचर को, सराउंडिंग से हीट को एक्सट्रैक्ट करेगा, लेगा और वो सिस्टम के टेम्परेचर को बढ़ाना शुरू कर देगा। तो वो क्या काम है, वो हीट पंप का काम है ना। तो जब हम लोग बात कर रहे थे रेफ्रिजरेटर का, तो उसके लिए इफेक्टिव टर्म आपका ये था इतना, और जब हम लोग बात करेंगे हीट पंप का, तो हीट पंप के लिए इफेक्टिव पैरामीटर ये वाला हो जाएगा, है ना। तो यही टर्म मैंने आपको लिखा है यहाँ पे कि हीट पंप इज अ डिवाइस विच ऑपरेटिंग इन अ साइकिल, तो साइकिल में ऑपरेट होगा, मेंटेन ए बॉडी एट ए टेम्परेचर हायर देन द क्या, सराउंडिंग टेम्परेचर, मेंटेन एट ए टेम्परेचर हायर देन द क्या, सराउंडिंग टेम्परेचर। द हीट इज एक्सट्रैक्टेड, एक्सट्रैक्टेड मतलब यहाँ से क्या होगा, लेना, खींचना, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर कहने का मतलब आपका क्या होगा, सराउंडिंग, लो टेम्परेचर रिजर्वायर, बाहर बाई आपको बताया कि रिजर्वायर क्या है, जिसके पास इनफाइनाइट कैपेसिटी हो किसी भी एनर्जी का, ठीक है। तो सराउंडिंग के पास तो आपका इनफाइनाइट कैपेसिटी है ना एनर्जी का, ठीक है। विच इज नथिंग बट क्या, विच इज नथिंग बट ये आपका क्या है, ये सराउंडिंग, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। हायर देन द टेम्परेचर at a high temperature, higher than surrounding temperature, the heat is extracted from low temperature reservoir, which is nothing, which is what, which is our surrounding, into high temperature body, ठीक है। जहां पे आपका high temperature body होगा with expenditures of work in the cyclic device is known as क्या, हीट पंप। इसको भी रन कराने के लिए हमको क्या करना होगा, इस पे कुछ इसको एनर्जी देना होगा, वर्क ऐड करना होगा। जब हम इस पे वर्क ऐड करना शुरू करेंगे, ये सिस्टम आपका रन करना शुरू करेगा। तो जब ये इतना टर्म आपका एज ए रेफ्रिजरेटर, जब ये तो इतना टर्म आपका एज ए हीट पंप, है ना। तो फिर से हम यहाँ पे आपको फाइंड आउट करेंगे सीओपी, ठीक है। तो सीओपी किसके लिए, सीओपी हीट पंप के लिए, हीट पंप, है ना। तो सीओपी हीट पंप का निकालेंगे, तो सीओपी अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, हीट पंप। तो इसके लिए आपको डिजायर इफेक्ट बाय डब्ल्यू एडेड, है ना। तो डिजायर इफेक्ट यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, Q1 हीटिंग चाहिए ना, W एडेड, तो W एडेड कहने का मतलब Q1 माइनस Q2 हो जाएगा, Q1 माइनस Q2, है ना। तो यहाँ पे इसको हम लोग टेम्परेचर के टर्म में लिखे, तो टेम्परेचर T1 बाई T1 माइनस T2, ये आपका सीओपी किसका, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं TH या Tmax बाई डेल्टा T, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं TH बाई TH माइनस, ये भी आपका हो जाएगा, है ना। और यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग रिलेशन मैं आपके सामने डिराइव करने वाला हूँ, जो बहुत ही धांसू और बहुत ही जबरदस्त टाइप का रिलेशन है, ठीक है। जो आपके एग्जाम में, बड़े कॉम्पिटिशन एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है, ठीक है। तो क्या है, अब यहाँ पे देखो, सिंस आपको पता है सीओपी हीट पंप का आपका क्या निकल के आया, सीओपी हीट पंप का आपका निकल के आया Q1 बाई Q1 माइनस Q2, है ना। तो ये हीट पंप का सीओपी है, तो इसको हम लोग सीओपी हीट पंप को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, सीओपी Q1 Q2 बाई Q1 माइनस Q2 प्लस 1,
है ना। तो ये क्या, जब इसको आप एलसीएम लीजिएगा तो Q2 से Q2 कट जाएगा, तो Q2 से Q2 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ऊपर वाला ही टर्म बचेगा, Q1 by Q1 minus Q2 बचेगा। अब यहाँ पे ये मैथमेटिकली इसको मैंने लिखा, तो अब यहाँ पे देखो ये जो तुम्हारा COP है हीट पंप का, COP हीट पंप का ये बराबर हो जाएगा जो COP रेफ्रिजरेटर T2 by T1 minus T2 निकल के आया था। तो यहाँ पे हम इसको COP क्या लिख सकते हैं, रेफ्रिजरेटर प्लस 1। तो यहाँ पे हमेशा जो तुम्हारा जो होगा COP हीट पंप का वो रेफ्रिजरेटर से एक क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं क्या, COP of heat pump is greater than the COP of refrigerator by unity. COP of heat pump is greater than the COP of refrigerator by कितना से, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और हाँ, अब ये आपका जो यूनिट 2 है, यूनिट 2 मेरे दोस्त खत्म हो गया। बहुत दिन से इस यूनिट का आप वेट कर रहे थे, थर्मल में यूनिट खत्म नहीं हो रहा सर, तो थोड़ा सा मेरे साथ प्रॉब्लम हो गया, मैं बीमार हो गया था, ठीक है। तो अब आपको ये वीडियो प्रोवाइड होगा, धीरे धीरे हम लोग करेंगे सारी चीजों को। तो अब आप लोग पढ़िए, नोट्स बनाइए अच्छे से, हर चीज में कहीं कोई दिक्कत हो मेरे से कॉन्टेक्ट करिए। और हाँ, इधर उधर की बातों पे आपको ध्यान नहीं देना है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्या लोग बोल रहे हैं एग्जाम का ये वो। बाबू टेक्निकल स्टूडेंट हो तुम, बिना पढ़े हुए आपका काम नहीं होगा। अभी आप लोग सोच रहे हो कि बिना पढ़े हुए मेरा काम निकल जाए, सेमेस्टर आई थिंक ऐसा हो कि प्रमोट हो जाए। तो अगर ऐसा है तो अच्छी बात है, लेकिन आप उन सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं दीजिए, आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, कारण कि पढ़ाई ही सबसे बड़ा फैक्टर है। अभी आपको प्रमोट करके आगे बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन आगे आने वाले समय में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। और ये मैकेनिकल का ये सब बैकबोन पेपर है, ठीक है। और ये आपका अगर सही नहीं रहेगा तो बहुत प्रॉब्लम होगा, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा होगा प्रॉब्लम कि आपको आगे आने वाले टाइम में कुछ समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। तो क्या एग्जाम का क्या पैरामीटर्स है नहीं है, आप दिमाग में यही डाल के चलिए कि एग्जाम होगा, ठीक है। और उस हिसाब से आप पढ़ाई करते चलिए, उससे दुगने रफ्तार से आप पढ़ाई करते हुए चलिए, और उसके दुगने रफ्तार से आप मेहनत करते हुए चलिए। कारण कि जितना सारा पेपर फ्लूइड पढ़ रहे हो, थर्मल पढ़ रहे हो, और भी सारे जो टॉम वगैरह आप पढ़ रहे हो, वो सारा आपका मेन पेपर यही है। और अभी नहीं पढ़ोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, तो जब मेन पेपर निकल जाएगा हाथ से, तो फिर उसके बाद आपके पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए बहुत अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चंस को बनाइए, प्रैक्टिस करिए, यही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। रूमर पर ध्यान मत दीजिए कि क्या है नहीं है, बहुत सारा यूट्यूब में रूमर चल रहा है कि ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा, ये प्रमोट, वो प्रमोट, वो सारी चीज़ों का आप दिमाग से निकाल लीजिए और सिर्फ पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, दैट्स इट।